हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रोजगार और निर्माण के जीएस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसमें ग्रुप 4, सब ग्रुप 4 और पटवारी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे रैयतवाड़ी बंदोबस्त का जन्मदाता माना जाता है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं: लॉर्ड कॉर्नवालिस, टॉमस मुनरो, गोल्ड स्मिथ या बेंगेयर। जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी उसके संस्थापक माने जाते हैं टॉमस मुनरो। याद रखिएगा, टॉमस मुनरो को क्या कहा जाता है? रैयतवाड़ी व्यवस्था का जनक कहा जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, भारत में 8 डिग्री चैनल किन 2 क्षेत्रों को विभाजित करता है? तो 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा। तो यहाँ पर याद रखिएगा, ये है मालदीव और मिनीकॉय। एमएम से आप याद रख लीजिएगा कि जो मालदीव और मिनीकॉय को क्या है, 8 डिग्री चैनल क्या करता है? सेपरेट करता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को कौन सा चैनल सेपरेट करता है? अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। निम्नलिखित में से कितनी बार अब तक भारत में आपातकाल की घोषणा हो चुकी है? 3 बार, 2 बार, 1 बार या इनमें से कोई भी नहीं, या अभी तक घोषणा नहीं हुई है। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा आपातकाल। आपातकाल की बात करते हैं तो आपको याद होगा आर्टिकल नंबर 352 से लेकर आर्टिकल नंबर 360 तक आपातकाल की बात की गई है, और 3 बार आपातकाल अभी तक भारत में लग चुका है। कब कब? तो वो 1962 जब इंडिया चाइना वॉर हुआ था, उसके बाद 1971 और आपातकाल के समय 1975। तो ये तीनों ईयर आपको याद होनी चाहिए। आपातकाल की घोषणा तब हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्योटो प्रोटोकॉल कब आया था? 1997 में आया था। तो क्योटो प्रोटोकॉल निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शंस हैं ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण, जैविक संसाधन मींस बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, और डी ऑप्शन है सोलर एनर्जी। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग मतलब धरती का जब टेम्परेचर बढ़ता जाता है, CO2 का स्तर बढ़ता है, तो क्या होता है? उससे ग्लोबल वार्मिंग होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ग्लोबल वार्मिंग। अब ये क्योटो प्रोटोकॉल हो गया। अब आपको पता होना चाहिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि ये कब आया था और इसका संबंध किससे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तुलसी सम्मान किस विधा हेतु दिया जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं: लोक परंपरा, शास्त्रीय संगीत, हिंदी कविता या अभिनय। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा लोक और पारंपरिक कला के लिए तुलसी सम्मान दिया जाता है। तुलसी सम्मान की शुरुआत कब हुई है और इसमें कितना पैसा दिया जाता है? इस तरीके के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किस प्रसिद्ध खिलाड़ी की स्मृति में दिया जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं: प्रभास जोशी, मेजर ध्यानचंद, कैप्टन रूप सिंह और इनमें से कोई नहीं। आई होप आपने अपना राइट आंसर सोच लिया होगा। आंसर होगा कैप्टन रूप सिंह। कैप्टन रूप सिंह जो हैं वो हॉकी के खिलाड़ी थे। उनकी याद में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मध्य प्रदेश सरकार देती है, और इनका संबंध कहाँ से था? ग्वालियर से था, और कैप्टन रूप सिंह के नाम पर स्टेडियम भी बनाया गया है। बुरहानपुर में स्थित अकबरी सराय का निर्माण किसके द्वारा कराया गया है था? तो अकबरी सराय का निर्माण बुरहानपुर में कराया गया था, किसके द्वारा? अब्दुल रहीम खाने खाना। पटवारी में ये क्वेश्चन अभी अभी पूछा गया था, तो याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब ये हमें कैसे याद होगा? देखिए, सराय मतलब होता है आराम करने या रुकने का स्थान। तो जहाँ पर आप रुकेंगे वहाँ पर आपको खाने पीने की व्यवस्था भी होगी। तो अकबरी सराय का निर्माण किसने कराया था? खाने खाना, अब्दुल रहीम खाने खाना। आई होप आपको याद हो गया होगा। मृतकों को दफनाने की प्रथा जो है, सिडोली प्रथा, ये किस जनजाति में प्रचलित है? एमपीपीएससी में ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हुआ है, और एमपी के एग्जाम में जनजातियों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। सिडोली प्रथा। ऑप्शन दिए गए हैं सहरिया, उराव, कोल या कोरकू। जो राइट आंसर होगा वो होगा कोरकू। जो जनजातियां हैं उनमें अलग अलग तरीके से अंतिम संस्कार किया जाता है, तो जो कोरकू जनजाति है उसमें सिडोली प्रथा कहलाती है दफनाने की मृतकों को प्रथा। लेक्लांसी सेल में किस मेटल की छड़ को एनोड के रूप में कार्य किया जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं तांबा, जस्ता, कार्बन या एल्यूमिनियम। राइट आंसर होगा जिंक। जो जिंक धातु होती है
उसका यूज़ एनोड में रॉड के रूप में किया जाता है। प्रकाश के किस गुण के कारण सूर्योदय के कुछ समय पहले और सूर्योदय के कुछ समय बाद सूर्य क्षितिज के नीचे होने पर हमें दिखाई देता है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऐसी घटना क्यों होती है? तो प्रकाश के परावर्तन के कारण, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, या इनमें से कोई नहीं। तो ये फिजिक्स से पूछे जाने वाला बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, प्रकाश के अपवर्तन के कारण क्या होता है, हमें जो है सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के कुछ समय तक सूर्य जो है वो क्षितिज में नीचे से थोड़ा झुका हुआ दिखाई देता है। जैसे एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि जो हीरे का चमकना है या रेगिस्तान में जो रेत है उसमें मृगमरीचिका का बनना, ये सब जो होता है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मीन्स पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य में पाए जाने वाला सूर्य धब्बा चक्र कितने वर्षों का होता है? तो यहाँ पर याद कर लीजिए, इसका आंसर होगा 22 वर्ष। तो ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, चाहे आपका वर्ग 2 का एग्जाम हो जिसमें साइंस पूछा जाएगा, जो साइंस कैटेगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी के किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या के मान में क्या परिवर्तन होगा? तो परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता है या कम होता है या स्थिर रहता है या नन ऑफ दीज? राइट आंसर होगा, क्या होगा, त्रिज्या का मान जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आएंगे त्रिज्या का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। प्रोड्यूसर गैस के नाम से किन 2 गैसों के मिश्रण को जाना जाता है? CO प्लस N2, CO2 प्लस CO, O2 प्लस CO या CO2 प्लस N2? राइट आंसर क्या होगा, प्रोड्यूसर गैस। प्रोड्यूसर गैस क्या कहलाती है? कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का जो मिश्रण होता है उसे प्रोड्यूसर गैस के नाम से जाना जाता है। मार्श गैस के नाम से किसे जाना जाता है? तो जो मीथेन होती है उसे मार्श गैस के नाम से जाना जाता है। लाफिंग गैस का फॉर्मूला क्या है, आप मुझे बता सकते हैं? निम्नलिखित में से किस विटामिन का सिंथेसिस कोलोन में बैक्टीरिया के द्वारा किया जाता है? ऑप्शंस हैं विटामिन B12, विटामिन B9, विटामिन B7 या विटामिन B6। राइट आंसर होगा फोलिक एसिड। विटामिन B9 जो होता है वो कोलन में बैक्टीरिया के द्वारा क्या है, सिंथेसाइज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MS एक्सेल में निम्नलिखित में से किस कुंजी द्वारा सेल को एक्टिवेट कर सकते हैं? टैब की के द्वारा, सेल पर क्लिक करके, एरो की के द्वारा या ऑल ऑफ दीज? राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। इन सभी के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, MS एक्सेल में सेल को एक्टिवेट कर सकते हैं। निम्नलिखित कमांड में से कौन सी कमांड लाइनेक्स से संबंधित नहीं है? ऑप्शन दिए गए मेल, मैसेज, राइट या ग्रैब। राइट आंसर होगा जो ग्रीप होता है वो कोई लाइनेक्स कमांड से संबंधित नहीं होता है। स्प्रेडशीट में इंटरसेक्टिंग कॉलम और रो की बात की जा रही है, तो कॉलम और रो का अक्षर या अंक क्या कहलाता है? तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, ये कहलाता है सेल एड्रेस, इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यूजर द्वारा सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? ऑप्शन दिया गया Ctrl+D, Ctrl+A, Ctrl+E, Ctrl+B। जो राइट आंसर होगा वो होगा Ctrl+E, जो है वो सेंटर अलाइन के लिए यूज किया जाता है। ये सारे क्वेश्चन MP पटवारी एग्जाम में आपको एज इट इज देखने मिल जाएंगे। MS वर्ड में बड़े अक्षरों को छोटा और छोटे अक्षरों को बड़ा करने के लिए मीन्स फॉन्ट का साइज बड़ा छोटा करने के लिए किस विकल्प का यूज किया जाता है? लोअर केस, टोगल केस, टाइटल केस या सेंटेक्स केस? राइट आंसर होगा टोगल केस का यूज हम अक्षरों को छोटा बड़ा करने में यूज करते हैं। मॉनिटर और हार्ड ड्राइव जैसे पावर हंग्री कंपोनेंट को आइडियल करने पर कंप्यूटर किस मोड में चला जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं हाइबरनेट, ओपन मोड, स्टैंड बॉय या शट डाउन। राइट आंसर होगा स्टैंड बॉय मोड में मॉनिटर और हार्ड डिस्क ड्राइव जैसे पावर हंग्री कंपोनेंट को आइडियल में रखने पर जो स्टैंड बाय मोड है उसमें कंप्यूटर चला जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अधिकार अंतरण में शामिल है? अधिकार, उत्तरदायित्व, उत्तरदेयता या आदेश? तो ये मैनेजमेंट का क्वेश्चन है। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा, सॉरी इसमें शामिल नहीं है, पूछा गया है कि कौन सा ऐसा तत्व अधिकार है जो अंतरण में शामिल नहीं है। तो आंसर होगा जो आदेश होता है वो अंतरण में शामिल नहीं होता है।
ये मैनेजमेंट, ये पटवारी के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया गया है क्वेश्चंस को, क्योंकि उसमें मैनेजमेंट, कंप्यूटर, जीएस सब कुछ पूछा जाएगा। किसी भी संगठन में, मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व वित्तीय प्रोत्साहन में सम्मिलित नहीं होता है? तो वेतन भत्ता डेफिनेटली आएगा, बोनस ये भी आएगा और कोऑर्डिनेशन ये भी आएगा। लेकिन जो पद संवर्धन होता है वो क्या करता है? वो फाइनेंशियल प्रोत्साहन जो मिलता है उसमें सम्मिलित नहीं होता है। किसी भी कंपनी द्वारा उपार्जित लाभांश से संबंधित निर्णयों को कौन सा कारक प्रभावित नहीं करता है? अगर आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं तो वहाँ पर कौन सा ऐसा कारक होगा, कौन सा फैक्टर होगा जो वहाँ के जो भी डिसीजन है उसको इफेक्ट नहीं करेगा? समृद्धि सुयोग, करारोपण नीति, उपार्जन या स्वामीगत निधि? तो राइट आंसर होगा स्वामीगत निधि, क्योंकि वो आपकी निजी संपत्ति है तो वो वहाँ के फैक्टर को, वहाँ के जो डिसीजन है उसको कोई भी इफेक्ट नहीं करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थायी संपत्ति का वित्त प्रबंधन किन स्रोतों से नहीं किया जा सकता? पूर्वाधिकार अंश द्वारा, ऋण पत्र द्वारा, अल्पकालीन स्रोत द्वारा या दीर्घकालीन ऋण द्वारा? यहाँ पर स्थायी संपत्ति का वित्त प्रबंधन पूछा गया है तो नहीं बोला है कि किन स्रोतों से नहीं किया जा सकता, तो वो होगा जो अल्पकालीन स्रोत होते हैं उनके द्वारा स्थायी संपत्ति का वित्त प्रबंधन नहीं किया जा सकता। विपणन मिश्र की विभिन्न दरों में पीएस में निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग सम्मिलित नहीं होता है? तो जो प्रेरणा होता है वो सम्मिलित नहीं होता है। अगर आपने मैनेजमेंट बहुत अच्छे से पढ़ा है, बेसिक से पढ़ा है, तो आपको ये क्वेश्चन अननोन नहीं लग रहे होंगे। भौतिक रूप में, वस्तुओं के भौतिक रूप में वितरण के प्रमुख घटकों में क्रम बताना है कि कौन कौन सा है। तो उत्पादक, फुटकर, विक्रेता, थोक विक्रेता या उपभोक्ता? यहाँ पर हम सीधे राइट आंसर की ओर चलते हैं। सबसे पहले होगा उत्पादक, थोक विक्रेता, फुटकर विक्रेता और उसके बाद में विक्रेता, उपभोक्ता। किसी भी वस्तु के मूल्य निर्धारण को निम्न में से कौन सा तत्व प्रभावित नहीं करता है? तो यहाँ पर राइट आंसर है जो विक्रय संवर्धन होता है वो मूल्य निर्धारण को प्रभावित नहीं करता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे। वीडियो बड़ा हो जाएगा इसीलिए हम इसे नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों तक शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।